Hello everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss class 9th History chapter 3rd The Rise of Nazism and Hitler part 2. आज के इस वीडियो में हम नाजीवाद एवं हिटलर के उदय भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है पूरी तरह से हिटलर ने किस तरह से जर्मनी में उत्थान हुआ, किस तरह से नाजीवाद की विचारधारा को उसने पूरे जर्मनी में फैलाया और किस तरह से उसने हिटलर ने विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के और धकेल दिया। कैसे यूरोप में दो ग्रुप बने और उन ग्रुप में फिर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है हिटलर और नाजीज़्म को समझने के लिए। इससे पहले के फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, उसके परिणाम, प्रभावों और डिप्रेशन की जो परिस्थितियाँ जर्मनी में निर्मित हुई, जिसकी वजह से वाइमर गणराज्य का वहाँ पर निर्माण हुआ और वाइमर गणराज्य जो है उन तकलीफ़ों को दूर करने में असफल रहा। उन्हीं परिस्थितियों ने नाजीवाद और हिटलर के उदय का मार्ग प्रशस्त किया था। तो इस वीडियो में हम नाजीवाद एवं हिटलर के उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पहले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई की संधि के परिणाम और प्रभावों की वजह से जर्मनी का आर्थिक जो है दोहन हुआ। जर्मनी में बहुत अधिक लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वाइमर गणराज्य जो है इन मुश्किलों तकलीफ़ों से जर्मनी के लोगों को निकालने में असफल रहा। और वाइमर गणराज्य की जो दो प्रमुख असफलताएं थी, एक तो कि कभी भी जर्मनी में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार का निर्माण नहीं हो सकता था और न ही वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 48 के द्वारा वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन या इमरजेंसी को घोषित कर सकता था। तो इन दो महत्वपूर्ण कमियों की वजह से जर्मनी धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता जा रहा था और इसका परिणाम ये हुआ कि इसने हिटलर के उत्थान में कंट्रीब्यूट किया। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ हिटलर। हिटलर किस तरह से पावर को, शक्ति को प्राप्त करने में सफल रहा। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर्स राइज टू पावर। ठीक है, तो जर्मनी की जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां जो देश में निर्मित हो रही थी, उनकी वजह से हिटलर को शक्ति प्राप्त करने में उन सब परिस्थितियों ने सहयोग प्रदान किया। हिटलर वॉज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और उसका बचपन बहुत गरीबी में बीता था। वो अपनी आजीविका, अपनी लिवलीहुड के लिए उसने पेंटिंग को अपना व्यवसाय बनाया था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, बिकेम ए कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी। तो जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ, हिटलर ने भी अपने आप को सेना में भर्ती करा लिया और सेना में भर्ती करके पहले वो एक मैसेंजर के रूप में वहाँ पर काम करता था, संदेशवाहक के रूप में, और उसके बाद वो फ्रंट पर भी बहुत सारे मोर्चों पर उसने युद्ध लड़ा और फिर एक कॉर्पोरल बना। कॉर्पोरल बनने के बाद अपनी वीरता की वजह से उसने बहुत सारे बहादुरी के मेडल्स भी प्राप्त किए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने बहुत वीरता का प्रदर्शन किया। द जर्मन डिफीट horrified him and the Versailles Treaty made him furious। लेकिन जर्मनी की इस युद्ध में हार हो जाती है और ये युद्ध में हार से जो है हिटलर बहुत परेशान हो जाता है और साथ ही साथ जो है वर्सलीस की संधि ने जिस तरह से जर्मनी को एक शक्तिहीन, निर्बल देश बना दिया था, वो उससे बहुत ही दुखी, परेशान हो जाता है। इन 1919 ही जॉइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये जो हिटलर है वो 1919 में एक छोटी सी पार्टी को ज्वाइन करता है जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिनेम्ड इट एज द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इस पार्टी में धीरे धीरे वो प्रभावशाली नेता बन जाता है और उस पूरी पार्टी का नेतृत्व जो है अपने हाथ में ले लेता है और हिटलर इस जर्मन वर्कर्स पार्टी का नया नाम रखता है जिसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा जाता है। यही पार्टी जो है बाद में नाजी पार्टी के रूप में जानी गई। तो नाजी पार्टी का वास्तविक नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो कि ओरिजिनली जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जानी जाती थी। लेकिन हिटलर ने जब इस पार्टी पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया तो उसने इस पार्टी का नाम बदल दिया। तो 1990 के बाद हिटलर जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में की भूमिका में आ जाता है। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, marched to Berlin
एंड कैप्चर पावर। 1923 में हिटलर जो है बवेरिया पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, वो बर्लिन की तरफ बढ़ता है वहाँ पर सत्ता स्थापित करने के लिए, सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, लेकिन उसका ये जो विद्रोह है वो असफल हो जाता है। ही फेल्ड एंड वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज्ड। वो असफल हो जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको ऊपर राजद्रोह का केस लगाया जाता है, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। तो हिटलर का पहला प्रयास जो है शक्ति प्राप्त करने का बवेरिया में, वो असफल होता है। द नाजीज कुडंट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s। नाजी पार्टी जो है 1930 तक लोगों का अधिक सपोर्ट प्राप्त करने में सफल नहीं रही, यानी 1920 से 1930 तक नाजी पार्टी एक छोटी मोटी पार्टी के रूप में ही रही, लेकिन 1930 के बाद धीरे धीरे इसके प्रभाव में वृद्धि होने लगी। कैसे होने लगी, क्यों होने लगी? इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजीज्म बिकेम ए मास मूवमेंट। इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टीयर्ड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। अब नाजी पार्टी को जो लाइमलाइट में लाने का या उसको पॉपुलर करने का जो सबसे बड़ा कारण था कि 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, आर्थिक महामंदी विश्व में फैल गई, जर्मनी की स्थिति बहुत खराब हो गई, तो ऐसे में नाजी पार्टी ने लोगों में एक आशा की किरण जगाई। लोगों को लगने लगा कि नाजी का जो प्रचार प्रसार है, नाजियों की जो योजनाएं हैं, वही जर्मनी को इस मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। इसलिए लोग धीरे धीरे नाजी पार्टी से जुड़ने लगे। तो 1929 की आर्थिक महामंदी ने नाजी पार्टी को पॉपुलराइज करने में कंट्रीब्यूट किया। इन 1928 द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन द रिच स्टेट। अब कैसे ये परसेंटेज पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ी, इसको हम अगर फिगर्स में देखें तो 1928 के इलेक्शन में जो वहाँ की रिच स्टेट यानी पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट के चुनाव में सिर्फ नाजी पार्टी को 2.6% वोट ही मिले, लेकिन 1932 के इलेक्शन में इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% ऑफ वोट्स। और 1932 तक आते आते 3-4 सालों में ही इस नाजी पार्टी ने आर्थिक महामंदी के दौरान अपना सपोर्ट इतना अधिक प्राप्त कर लिया कि उसको चुनाव में 37% वोट प्राप्त हो गए। और जैसे ही ये सबसे बड़ी पार्टी बनी, हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर जो है पावर में आ गया। कैसे आया? हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव पीपल। अब हिटलर के उत्थान में उसकी ओरेटर स्किल जो थी, वो एक बहुत अच्छा वक्ता था, और उसकी जो बोलने में उसका जो पेशन, दृढ़ निश्चय और उसके जो शब्द होते थे वो लोगों की भावनाओं को बदलने वाले प्रभाव रखते थे। ही प्रोमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अनडू द अनजस्टिस ऑफ द वर्सलिस ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। हिटलर का व्यक्तित्व जो था इस जर्मन पार्टी और नाजी पार्टी के उत्थान का एक बड़ा कारण था, और उसका कारण में ये था कि वह जर्मनी को एक शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। वो वर्साइस की संधि के जो भी दुष्प्रभाव थे, उन दुष्प्रभावों को ख़त्म करना चाहता था, और फिर से जर्मन लोगों की जो डिग्निटी थी, सम्मान था, उसको फिर से वापस लाना चाहता था। ही प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। उसने उन सभी लोगों को रोजगार देने का वादा किया जिनके रोजगार छिन गए थे। एंड ए सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। और उसने युवाओं को एक सुरक्षित भविष्य का सपना दिखाया। ही प्रोमिस्ड टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कंस्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। उसने सभी तरह के विदेशी प्रभाव से जर्मनी को मुक्त करने का लोगों से वादा किया, और साथ ही साथ जर्मनी के खिलाफ होने वाले सभी तरह के षड्यंत्रों से भी जर्मनी को बचाने का उसने वादा किया। हिटलर डिवाइज्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। अब इन सारे वादों को पूरा करने के लिए और जर्मनी में लोगों पर अपना प्रभाव, नाजी पार्टी का प्रभाव स्थापित करने के लिए हिटलर ने एक नई तरीके, नई स्टाइल की राजनीति शुरू की। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स इन मास मोबिलाइजेशन। उसने पहली बार ये समझा और माना कि लोगों को प्रभावित करने में जो परंपराएं हैं और जो रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं जो समाज में पहले से चली आ रही, उनका उपयोग करके जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को अपने से जोड़ा जा सकता है। नाजिज्म हैड मैसिव रिलीज। और इस वजह से नाजियों ने बड़ी बड़ी भव्य रैलियां करना शुरू किया, बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स जहां लाखों लोगों को इकट्ठा किया जाता था, टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। ये बताने के लिए कि हिटलर को कितने लोग सपोर्ट करते हैं, एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द पीपल। और साथ ही साथ ये दिखाने के लिए कि लोगों में कितनी एकता है। तो
अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हिटलर ने बड़ी बड़ी रैलीज और बड़ी बड़ी जनसभाएं करने की तकनीक पर काम किया। The red banners with the swastika, the Nazi salute, and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of the spectacle of power। और अपनी शक्ति को दिखाने के लिए हिटलर ने एक लाल रंग का बैनर और उसके ऊपर स्वास्तिक का जो निशान था, प्रतीक चिन्ह था, जो कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था, उसको रिचुलाइज, उसको एक परंपरा बनाया जिसमें उसकी सभाओं के बाद भव्य तौर पर बहुत अधिक तालियों की आवाज़ की जाती थी और उसकी स्पीचेस जैसे ही ख़त्म होती थी ये तालियां जो है एक परंपरा बन गई थी कि इसके द्वारा हिटलर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा, अ सेवियर। और इस तरह से ये जो बड़ी बड़ी रैलियाँ और उनमें इस तरह की परंपराओं के प्रदर्शन ने हिटलर को लोगों की नज़र में एक मसीहा के रूप में, एक सेवियर के रूप में स्थापित कर दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को उनकी सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाने की क्षमता रखता है, ऐसे व्यक्ति की छवि हिटलर की बन गई। और इस तरह से हिटलर ने इन सारे तरीकों का प्रयोग करके लोगों पर अपनी पार्टी और अपने विचारों का प्रभाव जमाया। ठीक है। और जब 1932 के इलेक्शन में उसकी पार्टी को 37% वोट के साथ मेजोरिटी मिली, तो ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप टू हिटलर। जो जर्मनी के उस समय के राष्ट्रपति थे, हिंडनबर्ग ने हिटलर को अपनी सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री या चांसलर के रूप में आमंत्रित किया। तो 1933 में मेजोरिटी पार्टी होने की वजह से हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री चांसलर बन जाता है। हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। और जैसे ही वो पावर को प्राप्त करता है, इसके बाद हिटलर पूरी तरह से डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को खत्म करने के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। वो जितने भी लोकतांत्रिक चीज़ें थी या शासन पद्धति जर्मनी में चल रही थी, उन सबको खत्म करने के प्रयास शुरू कर देता है। अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेट हिज मूव। और इसकी शुरुआत होती है कि एक विचित्र आग की घटना जो है जर्मन पार्लियामेंट में होती है, जर्मन के पार्लियामेंट में आग लग जाती हो, और इस आग की घटना के साथ ही जो है उसके लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयासों की शुरुआत होती है। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। और इस आग लगने की घटना जो कि 28 फरवरी 1933 को हुई थी, हिटलर ने जर्मनी में सभी तरह के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, इन सब को जो है बैन कर दिया। अब जनता जो है उनको सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई, बोलने, लिखने और सभा करने के ऊपर रोक लगा दी गई, जिनको वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ने घोषित किया था कि सभी लोगों को ये अधिकार मिलेंगे, लेकिन हिटलर ने इन सब पर बैन लगा दिया। देन ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमीज। इसके बाद उसने अपने सभी प्रमुख दुश्मनों की ओर देखा। द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ हुम वर हरीडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप्स। और उसके सबसे बड़े दुश्मनों में थे कम्युनिस्ट। उन सारे कम्युनिस्ट को उसने जल्द ही जो है अपने द्वारा नए स्थापित किए गए कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। कंसंट्रेशन कैंप वो जगह थी जहाँ पर विषैली गैस से लोगों को जान से मार दिया जाता था। तो इन कम्युनिस्ट लोगों को उन कंसंट्रेशन कैंप में भेजना उसने स्टार्ट कर दिया। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। और 3 मार्च 1933 को जर्मनी का प्रसिद्ध इनेबलिंग एक्ट जो है वो पास हुआ। और इस एक्ट के द्वारा, दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस एक्ट के द्वारा हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया, वो वहाँ का डिक्टेटर बन गया। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। और इस एक्ट ने जर्मनी में हिटलर को सारी शक्तियां प्रदान कर दी कि वो पार्लियामेंट को भी नज़रअंदाज कर सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार पूरे जर्मनी पर शासन कर सकता है। तो ये इनेबलिंग एक्ट 1933 में पास हुआ और जर्मनी का सर्वेसर्वा जो है हिटलर इसके द्वारा बन गया। ठीक है। इसके बाद किस तरह से वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड। ऐसा करते ही फिर उसने सभी राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया, एक्सेप्ट
फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। ठीक है, सिर्फ नाजी पार्टी और उसके सहयोगी जो भी थे उनके अलावा बाकी सभी राजनीतिक दलों को बैन कर दिया, उनकी गतिविधियों को बैन कर दिया गया। द स्टेट एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंट्री, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। सरकार ने देश की सेना, अर्थव्यवस्था, मीडिया और न्यायपालिका पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। ठीक है, सभी चीज़ों को हिटलर ने अपने नियंत्रण में ले लिया। स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजी वांटेड। और इसके लिए स्पेशल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को भर्ती की गई, देश में नई सिक्योरिटी फोर्सेस को भर्ती किया गया ताकि लोगों को उन तरीकों से रहने के लिए मजबूर किया जाए जिस तरीके से नाजी लोग चाहते थे। तो नाजी तरीकों से अब लोगों को रहने के लिए मजबूर करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएट की गई। वो कौन कौन सी थी? अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एक्सिस्टिंग रेगुलर पुलिस। ठीक है, रेगुलर पुलिस के अलावा, ठीक है, जर्मनी में जो पहले से रेगुलर पुलिस थी उसके अलावा जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म पहनती थी, एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स। तो नए जो स्पेशल फोर्सेस थी उसमें थी स्टॉर्म ट्रूपर्स। दीज इंक्लूडेड द गेस्टापो, इसमें एक थी गेस्टापो जो सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, द एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड थी, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस। ठीक है, ये 4 टाइप की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस को इस समय क्रिएट किया गया। इट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस दैट गिव द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। और इन चारों फोर्सेस जो कि असंवैधानिक तरीके से स्थापित की गई थी, इन चारों ही संस्थाओं ने या इन सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाजी शक्ति को वह रूप प्रदान किया जिसको वजह से हम इसको सबसे बड़ी आपराधिक राज्य के रूप में कह सकते हैं, जहां पर सरकार ने ही सभी तरह के अपराध करना शुरू कर दिया था। ऐसा एक स्टेट जर्मनी बन गया इन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से, गेस्टापो, स्टॉर्म ट्रूपर्स, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स एंड सिक्योरिटी सर्विसेज की वजह से। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स। लोगों को अब गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स में कभी भी डिटेन किया जा सकता, कभी भी पकड़ कर लाया जाता था और वहाँ उन्हें टॉर्चर किया जाता था। राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स। लोगों को कभी भी जो है पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा सकता था और उन्हें अपनी मन मर्जी से अरेस्ट किया जा सकता था बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए हुए। तो लोगों को अब हर तरह से जो है ये हिटलर और नाजी पार्टी के ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे अपने विरोधियों को इस तरह से कंट्रोल कर रही थी। द पुलिस फोर्सेस अक्वायर्ड पावर्स टू रूल विथ इम्प्यूनिटी। और इस तरह से ये जो नई पुलिस जो नाजी पार्टी द्वारा स्थापित की गई थी उसने इतना अधिक पावर अक्वायर कर लिया था कि वो अपनी मन मर्जी से बिल्कुल निरंकुशता के साथ देश में लोगों पर रूल कर रही थी। ठीक है, इसके बाद आता है कि हिटलर किस तरह से और अधिक अपने विरोधियों को समाप्त करता है। हिटलर असाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हैजलमार्श शेशे, हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। इसके बाद जर्मनी को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए हिटलर जो है अपने आर्थिक सलाहकार हैजलमार्श शेशे के कहने पर पूरे देश में फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट की नीति के अंतर्गत जो है राज्य सरकार द्वारा पोषित बहुत सारी सरकारी योजनाओं के द्वारा देश में जो है फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करने की कोशिश करता है। दिस प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज। और इस तरह के राज्य द्वारा पोषित किए गए या राज्य द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रोग्राम्स में सबसे बड़ा था जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पॉपुलर कार द वॉक्सवैगन या फॉक्सवैगन। ठीक है, और इन्हीं प्रोजेक्ट के अंतर्गत जर्मनी में 2 बड़े बड़े काम जो किए गए जिससे लोगों को रोजगार भी दिया गया, प्रोडक्शन भी बढ़ाया गया, वो थी जर्मन सुपर हाईवेज का निर्माण और जर्मन की सबसे फेमस कार वॉक्सवैगन का निर्माण, जो कि लोगों की पीपल्स कार इस समय बन गई थी। लोग, हर व्यक्ति इस कार को रखने का सपना देखने लगा था। इस तरह से ये दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया गया, बहुत सारे हाईवेज बनाए गए और बहुत अधिक मात्रा में कारों का निर्माण किया गया, बहुत सारे लोगों को इनमें रोजगार दिया गया। इन फॉरेन पॉलिसी ही पुल्ड आउट
ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। विदेश नीति में हिटलर ने सबसे पहला काम किया कि अपने को राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन से 1933 में अपने आप को अलग कर लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के सभी देशों का या जीते हुए देशों ने एक राष्ट्रों का संघ बनाया था, लीग ऑफ नेशंस बनाया था, जिसके द्वारा युद्ध के स्थान पर कोई भी समस्या को आपस में बातचीत कर सुलझाने की कोशिश की जाने वाली थी। लेकिन इससे जर्मनी ने अपने आप को 1933 में अलग कर लिया। रीऑक्युपाइड द राइनलैंड इन 1936। जो राइनलैंड का एरिया जो मित्र देशों ने अपने अधिकार में कर लिया था उसे 1936 में उसने वापस ले लिया। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। और ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिलाकर उसने एक नया नारा दिया, एक व्यक्ति एक साम्राज्य एक नेता। और इस तरह से उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया को मिलाकर एक कर लिया। तो इस तरह से अपनी नीतियों को उसने क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। ही देन वेंट ऑन टू वेस्टर्न जर्मन स्पीकिंग सुडेटनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री। फिर उसने जर्मनी के वेस्ट में स्थित सुडेटनलैंड के क्षेत्र पर अपनी नज़र रखी जो कि चेकोस्लोवाकिया के अधिकार में था, और सुडेटनलैंड को जीतते जीतते उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। और इन सारे कार्यों में उसको इंग्लैंड का एक तरह से सपोर्ट था, विच हैड कंसिडर्ड द वर्सलीज वर्डिक्ट टू हार्श। जो कि इंग्लैंड जो कि वर्साई की संधि को वो खुद भी बहुत कठोर मानता था। इस वजह से हिटलर ने एक तरह से इंग्लैंड ने एक तरह से जर्मनी के इन सारे कार्यों, हिटलर के इन सारे कार्यों के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई। जर्मनी के इन कार्यों को उसने नज़रअंदाज कर दिया। दीज क्विक सक्सेसेस एट होम एंड अब्रोड सीम टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। इस तरह की ये जो जल्दी सफलताएं हिटलर को मिलने लगी देश के अंदर और बाहर, इसने जनरली जो है इस देश के इतिहास को पूरी तरह से बदलने का काम कर दिया। यानी जर्मनी जो अभी तक बहुत गरीब मुश्किलों वाला एक देश था, अचानक से वो एक विश्व का या यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश बनने की ओर आगे बढ़ रहा था। ठीक है, और इसी ने जो है यूरोप में सेकंड वर्ल्ड वॉर को प्रारंभ किया। द सेकंड वर्ल्ड वॉर 1930 to 1945। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। 1939 में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। दिस स्टार्टेड वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड। उसके साथ ही फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। इन सितंबर 1940 अ ट्रिपार्टी पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। इसके बाद 3 देशों का सितंबर 1940 में एक संगठन बनता है, जिसमें इटली और जापान भी जर्मनी के साथ हो जाते हैं, और ये तीनों मिलकर एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, एक्सिस पावर जो है वो बन जाते हैं। स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। और इस तरह से जर्मनी को एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनाने के हिटलर के विचार को और मजबूती प्रदान करते हैं। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। और 1940 के अंत तक तो हिटलर अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच चुका था। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। और जून 1941 में हिटलर जो है सोवियत यूनियन या यूएसएसआर पर हमला कर देता है। इन दिस हिस्टोरिकल ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। और हिटलर का ये जो रूस पर आक्रमण, यह उसकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल हिटलर की थी कि उसने यूएसएसआर पर रूस पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उसके इस आक्रमण के साथ ही जर्मनी की जो पश्चिमी सीमा थी वो इंग्लैंड के जो वायुसेना के कंट्रोल में आ चुकी थी, और पूर्वी क्षेत्र में वो जर्मन सेना को रूस की शक्तिशाली सेना का मुकाबला करना पड़ रहा था। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany's at Stalingrad. After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin. ये जो जर्मनी का रूस पर आक्रमण था, उसमें रूस की लाल सेना ने जर्मनी को बहुत बुरी तरह से पहले तो स्टालिनग्राड के युद्ध में हराया, और उसके बाद जब जर्मनी की सेना वापस भाग रही थी तो ऐसे में सोवियत रूस की सेना ने जर्मनी की सेना को बर्लिन तक
भगाया और हज़ारों सैनिक जो है जर्मनी के इसमें मारे गए और जर्मनी की बहुत बड़ी हार हुई। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, द यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसी बीच जापान ने हिटलर के सपोर्ट में अमेरिका के बेस पर्ल हार्बर पर जैसे ही हमला किया, इसके साथ ही अमेरिका की युद्ध में सेकंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री हो जाती है। और अमेरिका के एंट्री होते ही जो अलाइड फोर्सेस थे वो अब धीरे धीरे पावरफुल हो जाते। द वॉर एंडेड इन May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping out द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। इस विश्व युद्ध की समाप्ति मई 1945 में होती है, जब हिटलर की सेना हार जाती है और अमेरिकी सेना जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को बम गिराती है और बम गिरने के साथ ही जापान युद्ध में हार मान लेता है और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जर्मनी, जापान, इटली तीनों युद्ध में हार जाते हैं। हिटलर जो है वो अप्रैल में ही सुसाइड कर लेता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। और इस तरह से जर्मनी जो अचानक से पावर में आता है 1933 के बाद, और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की हार के साथ ही जर्मन शक्ति फिर से अलाइड फोर्सेस के ऊपर निर्भर हो जाती है। अब इस पूरे जो 1933 से 1945 के पीरियड में जर्मनी में किस तरह से नाजी लोगों ने, नाजी विचारधारा ने जर्मनी को प्रभावित किया था, तो अब हम देखते हैं कि नाजी विचारधारा क्या थी। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विथ हिटलर्स वोरिफाइड लो वर्ल्ड व्यू। ठीक है, नाजी आइडियोलॉजी जो है वो हिटलर की वर्ल्ड व्यू पर ही निर्भर करती थी, यानी हिटलर की विचारधारा ही एक तरह से नाजी विचारधारा थी। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल। हिटलर की नाजी विचारधारा के अनुसार मानव में कहीं कोई समानता नहीं है, सभी मनुष्य जो है जन्म से समान नहीं होते हैं। हिटलर इस विचारधारा को मानता था, बट ओनली ये रेशियल हायरार्की। हिटलर के अनुसार सभी मनुष्यों में एक नस्लीय जो है हायरार्की सिस्टम है, मतलब हर नस्ल, कोई नस्ल उच्च या हायर स्टेटस वाली होती है, कोई नस्ल जो है लो स्टेटस वाली होती, लो ओरिजिन वाली होती है। तो नाजी विचारधारा रेशियल हायरार्की में मानती थी, इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स में विश्वास नहीं करती थी। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। और हिटलर की इस विचारधारा के अनुसार जो ब्लॉन्ड ब्लू आइड के नॉर्डिक जर्मन लोग हैं, जिन्हें वो आर्यंस कहता था, वो इस रेशियल हायरार्की में सबसे ऊपर है, यानी सबसे श्रेष्ठ जो नस्ल है, रेस है, वो है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की, जो कि ब्लू आइड होते हैं। वाइल जूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग। और इस सोशल हायरार्की में जूज यानी यहूदी लोगों को सबसे नीचे हिटलर मानता। They came to be regarded as an anti-race, the arch enemies of the Aryans। और ये जो इन यहूदियों को वो आर्यंस का सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, एंटी रेशियल जो है नस्ल विरोधी मानता था, आर्य नस्ल के विरोधी मानता था। यानी नाजी विचारधारा में आर्यंस जो है सबसे ऊंची रेस है, श्रेष्ठ नस्ल हैं, और जूज या यहूदी सबसे निम्न रेस के रूप में वो मानता था। ऑल अदर कलर्ड पीपुल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। और बाकी सभी जो मतलब ब्लैक टेक्सचर या जो है डार्क कलर के जितने भी लोग हैं, उन लोगों को वो उनके रंग की गहराई के आधार पर, साथ ही साथ उनकी बाकी एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर इस नस्ल के बीच के क्रम में रखता था। ठीक है, जो आर्यन से मिलते जुलते हैं वो ऊंची नस्ल के मानता था, और जो जूस के आसपास या ज़्यादा डार्क फेस्ड है, डार्क कलर के हैं, उनको वो निम्न नस्ल के मानता था। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। हिटलर की ये जो नस्लीय श्रेष्ठता के विचार हैं वो दो प्रमुख विचारकों की बातों पर आधार रखते हैं, विचारकों पर निर्भर करते थे। एक थे चार्ल्स डार्विन और दूसरे थे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन ने तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नाम की जो बुक लिखी है, उसमें जो मनुष्य का जानवरों से जो है इवोल्यूशन होता है, और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको आर्यंस जो है उसके अकॉर्डिंग माना गया। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने इसमें एक नया आइडिया दिया कि इस
ह्यूमन रेस में वही लोग मान जो जितने भी वो स्पेसीज़ हैं उसमें से वही स्पेसीज़ सर्वाइव कर सकता है जो कि सबसे फिट होता है। तो हिटलर इसमें मानता था कि आर्यन सबसे फिट है और उनको ही यहाँ पर रहने का अधिकार है और बाकी सारे जो फिट नहीं है उन सबको खत्म कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दो स्पेसीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। अब हर्बर्ट स्पेंसर का जो आइडिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो इस चीज़ पर आधारित था कि वही स्पेसीज इस अर्थ पर सर्वाइव कर सकती है जो कि बदलती हुई क्लाइमेटिक कंडीशन में भी अपने आप को या उन सिचुएशन से अडेप्ट कर पाएगी, वो तो फिट या रह पाएगी, बच पाएगी, और बाकी जो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को अडेप्ट नहीं करेगी वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये तो हर्बर्ट स्पेंसर का आइडिया था, लेकिन इसको हिटलर ने अलग ही तरीके से लिया। द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल। नाजियों की विचारधारा का जो तत्व था वो बिल्कुल साधारण साधा। द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पैरिश। जो सबसे मजबूत नस्ल होगी वो सर्वाइव करेगी और बाकी जो कमज़ोर होगी वो खत्म हो जाएगी। द आर्यंस रेस वॉज द फाइनेस्ट। इनके अकॉर्डिंग, नाजियों के अकॉर्डिंग, आर्यन रेस सबसे अच्छी नस्ल है। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, और इस वजह से इसको अपनी प्योरिटी को बनाए रखना होगा। बिकम स्ट्रोंगर, इसे शक्तिशाली बनना होगा, एंड इस वर्ल्ड को डोमिनेट करना होगा, तभी वो अपने आप को इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएगी। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। उसका यह विश्वास था कि इस आर्यन रेस को बचाने के लिए नए नए क्षेत्रों पर अधिकार करना पड़ेगा और उनको वहाँ बसाना पड़ेगा। इट वुड ऑल्सो इन्हेंस इट्स मैटेरियल रिसोर्स। इससे जो है मैटेरियल रिसोर्सेज में वृद्धि होगी एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन, और इससे जर्मनी की पावर में वृद्धि होगी। तो ये जो हिटलर है वो इम्पीरियलिज्म को, साम्राज्यवाद को भी महत्व देता था या उसमें विश्वास रखता था। आर्यन नस्ल को सर्वश्रेष्ठ मानता था, साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा द नाजीज क्विकली बिगिन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स बाय physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire। ठीक है, तो जैसे ही नाजियों ने सत्ता प्राप्त की, हिटलर ने सत्ता प्राप्त की, अपनी इस आइडियोलॉजी को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर वो एक ऐसे विश्व का सपना देखते थे जहां पर सिर्फ प्योर जर्मन, शुद्ध जर्मन नस्ल के लोग ही रहें और बाकी सारे जो अनडिज़ायरेबल, अवांछित लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, उनको इस एम्पायर से, इस वर्ल्ड से ख़त्म कर दिया जाए। नाजी वांटेड ओनली ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। नाजी सिर्फ एक ऐसा समाज चाहते थे जहां पर शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यंस लोग ही रहते हों। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिज़ायरेबल। उनको ही क्या है, ऐच्छिक माना गया, उनको ही डिज़ायर्ड पीपल माना गया, और बाकी सारे सब जो आर्यंस नहीं थे, नॉर्डिक आर्यंस नहीं थे, उन्हें अनडिज़ायरेबल माना गया। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वर क्लास्ड एज अनडिज़ायरेबल। और इन लोगों को ही संख्या बढ़ाने का और समृद्धि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, और बाकी सारे लोग जो नॉर्डिक आर्यंस नहीं थे उन्हें अनडिज़ायरेबल माना गया। तो ये थी नाजी विचारधारा जो आपको ध्यान में रखनी है कि नॉर्डिक आर्यंस लोगों को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे और उन्हीं को जीवन जीने का या रहने का अधिकार वो मानते थे। बाकी सबको वो जीने का अधिकार नहीं मानते थे, उन्हें अनडिज़ायरेबल कंसिडर्ड करते थे। दिस मीन दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। और इस विचारधारा के अनुसार वो सारे जर्मन लोग भी जो नॉर्डिक आर्यंस नहीं थे, जो अशुद्ध थे, इम्प्योर थे, उन्हें भी अस्तित्व में बने रखने का कोई अधिकार नहीं था। हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। अंडर द यूथेनेशिया प्रोग्राम, Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many German who were considered mentally or physically unfit। और यही वो यूथेनेशिया प्रोग्राम था हिटलर का, जिसकी वजह से जो चैप्टर के स्टार्ट में हेलमुट नाम के एक लड़के की कहानी दी गई जिसके फादर ने सुसाइड कर लिया था, वो इसी वजह से किया था क्योंकि वो इस विचारधारा में फिट नहीं बैठ रहे थे। वो जो है वो ऐसे जर्मन थे, इम्प्योर जर्मन थे, और इसलिए वो मेंटली और फिजिकली अनफिट माने गए थे और उनको जीने का अधिकार नहीं था। इसी वजह से हेलमुट के फादर ने, उन्हें पता था कि उन्हें
अगर वो नहीं मरे, उन्होंने सुसाइड नहीं किया तो उन्हें मार दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो ये था हिटलर का यूथेनेशिया प्रोग्राम। ज्यूज वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल। अब हिटलर के इस नाजी प्रोग्राम में सिर्फ यहूदी लोग ही नहीं थे जिन्हें अवांछनीय या अनडिजायरेबल माना गया। मैनी जिप्सीज एंड ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इन्फेरियर्स। बहुत सारे जिप्सीज और निग्रो या ब्लैक्स लोग, जो अश्वेत लोग थे, उनको भी जर्मनी के जो है नस्ली इन्फीरियर या कमतर उन्हें माना गया। हु थ्रिटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आयरन रेस। और इन लोगों का अस्तित्व में रहना जो है आर्यन लोगों की जो सुपीरियोरिटी है उनके लिए खतरा था। यानी ये लोग बचे रहेंगे तो आर्यन नस्ल की जो शुद्धता है वो समाप्त हो सकती है। तो आर्यन नस्ल की शुद्धता को अगर बनाए रखना है तो फिर इन जिप्सीज, इन ज्यूज, इन ब्लैक्स सभी लोगों को मारना पड़ेगा, और इसी पर हिटलर ने काम कर दिया। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, और उनको मारना उसने स्टार्ट कर दिया। इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन। यहाँ तक कि हिटलर जो है रशियन और पोलैंड के पोलिश लोगों को भी सब ह्यूमन मानता था, एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, और इस वजह से उनके प्रति मानवता का व्यवहार करने में विश्वास नहीं रखता था। यानी इन लोगों को, रशियन और पोलिश लोगों को भी उसने मारा। तो ये सारे लोगों को वो खत्म करने का प्लान या काम उसने शुरू कर दिया। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी। यहूदी जो थे इस नाजी जर्मनी में सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग थे। नाजी हैट्रेड ऑफ ज्यूज हैड अ कर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज। नाजियों की ये जो यहूदियों के प्रति नफरत की भावना थी वो पारंपरिक ईसाई परंपराओं में भी देखने को मिलती है। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट। और ये जो यहूदियों के प्रति नफरत की भावना थी वो इस रूढ़िवादी धारणा पर आधारित थी कि दे वर द किलर ऑफ क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट की हत्या जो है यहूदियों द्वारा की गई थी, इसलिए सारे यहूदी जो है वो हिटलर की नज़र में अनडिजायरेबल थे एंड अजर्सर्स। और ये वो लोग थे जो ब्याज पर पैसा देकर लोगों से बहुत अधिक इंटरेस्ट लेने का काम करते थे, तो इसलिए उन्हें अजर्सर्स कहा गया। अनटिल मिडाइवल टाइम्स ज्यूज वर बैर्ड फ्रॉम ओनिंग लैंड। और मिडाइवल टाइम से, मध्यकालीन समय से ही यहूदियों को जो है ज़मीनों पर कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। अलग अलग देशों में यहूदियों को ईसाइयों के दुश्मनों के रूप में माना गया था। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग। वो जमीन नहीं रख सकते थे, इसलिए मोस्टली यहूदी जो थे वो व्यापार और पैसा उधार देकर साहूकारी के काम के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोज। ज्यूज लोग हर देश में, यूरोप में जहाँ कहीं भी रहते थे वो उनके लिए सेपरेटली मार्क्ड एरिया रहते थे, जो मतलब से अलग से निर्धारित क्षेत्रों में ही ये रहते थे, जो इनके लिए ही निर्धारित होते थे। उन्हें गेटोज कहा जाता था। गेटोज का मतलब हाशियाई क्षेत्र, हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन जो है वो ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी। और विशेष करके इन गेटोज़ में ही एक पर्टिकुलर, गेटो का मतलब वो स्थान होता है जहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही अधिक संख्या में रहते हैं। तो गेटोज़ वो एरिया थे जहाँ ज्यूज, यहूदी लोग ही रहते थे। हिटलर्स हैट्रेड ऑफ ज्यूज वॉज बेस्ड ऑन सुडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। हिटलर का जो ये यहूदियों के प्रति नफरत की भावना थी वो तथाकथित जो वैज्ञानिक विचारधारा थे उस पर भी आधारित थी, नस्ली, विच हेल्ड दैट कन्वर्जन वॉज नो सोल्यूशन टू द जूइश प्रॉब्लम। और उसका ये मानना था कि यहूदियों को अगर कन्वर्ट कर भी दिया जाए तो भी ये जो रेस की श्रेष्ठता है वो बनी नहीं रह सकती। यानी ज्यूइस को कन्वर्ट करने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, यहूदियों को तो पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा, तभी जो है आर्यन, नॉर्डिक आर्यंस की नस्ली श्रेष्ठता बनी रह सकती है। इट कुड बी सोल्ड ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये नस्ली श्रेष्ठता जो है यहूदियों की पूर्ण विनाश से, पूर्ण खत्म करके ही जो है आर्यंस की नस्ली श्रेष्ठता बची रह सकती है। फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजीज टेरराइज्ड, पॉपुलराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। और 1933 से 1938 तक के समय में नाजियों ने इतना अधिक आतंक, इतना अधिक इन लोगों को सेग्रीगेट कर दिया गया कि ज्यूज लोगों को या तो जर्मनी छोड़कर
जाना पड़ा, उनको मजबूर किया गया। द नेक्स्ट फेज, और उसके बाद 1939 से 1945 में एम्ड एट कंसंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चेंबर्स इन पोलैंड। और उसके बाद 1939 से 45 के बीच में इन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर जो है उन्हें गैस चेंबर्स में मार दिया गया, जो कि पोलैंड में बनाए गए थे। तो स्टार्टिंग के 1933 से 1938 में इन्हें देश से भगा दिया गया, डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद जो बच गए थे उन लोगों को गैस चेंबर्स में ले जाकर मार दिया गया। ज्यूज लोगों के साथ नाजियों ने इस तरह से व्यवहार किया। ये जो है जीनोसाइड का ही पार्ट था। Under the shadow of war, Poles were then herded like cattle in the other part called the general government, the destination of all undesirable of the empire. और फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो जितने भी पोल्स लोग थे उन सब लोगों को इस तरह से जानवरों की तरह घेर करके उन जनरल गवर्नमेंट के एरियाज में ले जाया जाने लगा, जहां पर सारे अनडिजायरेबल लोग रहते थे। ठीक है, तो अनडिजायरेबल लोगों को एक पर्टिकुलर प्लेस पर इकट्ठा किया जाने लगा। मेंबर्स ऑफ द पोलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर, जितने भी पोलिश विद्वान लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन सबको मार दिया गया या मारने का काम किया गया। पोलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस वर फोर्सिबली स्नैच्ड, पोलिश बच्चे जो आर्यंस की तरह दिखते थे उन्हें उनकी मदर से, उनके पेरेंट्स से छीन लिया जाता था। उनको फिर रेशियल टेस्ट कराकर रेस एक्सपर्ट से टेस्ट कराया जाता था, और उसके बाद इफ़ दे पास द टेस्ट दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज। यदि वो उस रेस टेस्ट में, नस्ली टेस्ट में पास हो जाते थे तो उन्हें जर्मन परिवारों में बड़ा किया जाता था। एंड इफ नॉट, और यदि वो टेस्ट पास नहीं कर पाते थे, दे वर डिपोजिटेड इन ऑर्फनेज वेयर मोस्ट पैरिश, उनको अनाथालय में भेज दिया जाता था जहां पर अधिकांश बच्चे मर जाते थे। ठीक है, तो सिर्फ आर्यंस बच्चों को ही, पोलिश आर्यंस बच्चों को ही बचाया जाता था, बाकी सबको मरने के लिए छोड़ दिया जाता। विद सम ऑफ द largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews. ऐसे बहुत बड़े गेटोज और जो गैस चेम्बर्स थे जो जनरल गवर्नमेंट के अंदर में आते थे, वो सिर्फ यहूदी और इस तरह के लोगों के मारने के लिए बनाए गए थे। द न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935, ठीक है, न्यूरेमबर्ग में इसके लिए कानून भी बनाए गए 1935 में सितंबर में, जो कि ऐसे थे, ओनली पर्सन ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth be German citizen enjoying the protection of the German Empire। सिर्फ उन्हीं लोगों को जर्मनी में रहने का या जर्मन रिलेटेड ब्लड में वाले लोगों को ही जर्मनी में रहने का अधिकार होगा, वही जर्मन नागरिक कहलाएंगे और उनको ही सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी। यानी जर्मनी में सिर्फ जर्मन रेस के लोगों को ही रहने का अधिकार दिया गया, जर्मन नागरिक माना गया। न्यूरेमबर्ग की कोर्ट ने दूसरा कानून बनाया, मैरिजेस बिटवीन जूज एंड जर्मन वर्स फॉरबिडन, यहूदी और जर्मन लोगों में विवाह को अवैधानिक मान लिया गया। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बिटवीन जूज एंड जर्मन बिकेम अ क्राइम, और जो विवाहोपरांत जो यहूदियों या जर्मन्स के बीच में कोई संबंध होंगे तो उनको एक अपराध माना गया। जूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, जूज यहूदी लोगों को देश के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से भी मना कर दिया गया। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड, इसके अलावा बॉयकॉट ऑफ जूइश बिजनेस, जूइश लोगों के व्यापार का बहिष्कार करना है, एक्सपल्जन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल देना है, फोर्स सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी संपत्तियों पर जबरदस्ती अधिकार कर लेना। ये सारी चीज़ें जो है जर्मन गवर्नमेंट द्वारा की गई ताकि इन यहूदियों को जर्मनी से ख़त्म किया जा सके, जो कि न्यूरेमबर्ग जो है उसके लॉ ऑफ सिटीजनशिप सितंबर 1935 में बनाए गए नाजी सरकार द्वारा। ठीक है, नाजियों के अंडर में वहां के युवा वर्ग की क्या स्थिति थी उसको भी हम समझ लेते हैं। हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री, हिटलर जो है जर्मनी के युवाओं में बहुत विश्वास रुचि रखता था। He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology। उसके अनुसार एक मजबूत नाजी समाज का निर्माण तभी हो सकता था जब बच्चों में नाजी विचारधारा को बढ़ाया जाए, फैलाया जाए। दिस रिक्वायर्ड कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल, और इस वजह से ऐसा करने के लिए बच्चों पर एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल की ज़रूरत थी, स्कूलों के अंदर भी और स्कूलों के बाहर भी। ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड, सभी स्कूलों को साफ कर दिया गया और
शुद्ध बनाया गया, यानी दिस मीन दैट टीचर्स हु वर ज्यूज और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड, यानी इसका मतलब ये था कि स्कूलों में से सभी यहूदी या उन लोगों को जो नाजी विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे उन सबको हटा दिया गया। सभी स्कूलों में सिर्फ नाजी विचारधारा को फॉलो करने वाले टीचर्स को ही रखा गया ताकि वो बच्चों को नाजी विचारधारा पढ़ाएं सिखाएं। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, चिल्ड्रंस को भी क्या है अलग अलग किया गया। जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर, जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते थे और प्ले टुगेदर खेल नहीं सकते थे। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस, ज्यूज, द फिजिकली हैंडीकेप्ड, जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल, और उसके बाद धीरे धीरे यहूदियों को, शारीरिक रूप से विकलांग को, जिप्सीज को जो है स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर, और उसके बाद 1940 के बाद तो इन बच्चों को भी, यहूदियों के, जिप्सीज के और जो शारीरिक रूप से असक्षम लोग थे उन सबको गैस चैम्बर्स में भेज दिया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रंस वर सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन, और अच्छे जर्मन बच्चों के लिए नाजी प्रक्रिया की स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। नाजी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया, स्कूलों के लिए नई टेक्स्ट बुक बनाई गई और उन्हें फिर से लिखा गया। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस, और नस्ली विज्ञान जो है वो स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि नाजी के जो रेशी श्रेष्ठता, नस्ली श्रेष्ठता के विचार को बच्चों में जो है बिठाया जा सके। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस, और यहाँ तक कि यहूदियों के प्रति नफरत को फैलाने के लिए, उनके प्रति घृणा को फैलाने के लिए गणित तक की कक्षाओं में उनको अनपॉपुलराइज करने, यहूदियों को जो है अनपॉपुलराइज करने के विचार दिए गए। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, ठीक है, बच्चों को देश और हिटलर के प्रति लॉयल रखने की, आज्ञाकारी होने की शिक्षा दी गई, और उन्हें यहूदियों के प्रति नफरत करने की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, बच्चों को सिखाया गया। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्चर ए स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। इस नाजी जर्मनी में बच्चों में स्पोर्ट्स कल्चर को भी इस तरह से बढ़ावा दिया गया कि इससे बच्चों के अंदर हिंसा और गुस्से की भावना को बच्चों में बढ़ाया जा सके। हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। हिटलर का यह मानना था कि बॉक्सिंग जैसा गेम के द्वारा बच्चों को लोहे जैसा, हार्ट, आयरन हार्टेड यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, और एक सच्चा पुरुष जो है बॉक्सिंग जैसे गेम से ही आता है। तो बच्चों को बॉक्सिंग जैसे हिंसक गेमों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वॉल्व किया गया। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। बहुत सारे युवा संगठनों की स्थापना इस समय की गई जो इसमें बच्चों को जर्मन आइडियोलॉजी और नेशनल सोशलिज्म की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया। 10 year olds हैड टू एंटर जंग वॉक, 10 साल के बच्चों को एक युवा संगठन में एंटर होना पड़ता था जिसे जंग वॉक कहा जाता था। एट 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, 14 साल की उम्र में सभी बच्चों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना होता था। हिटलर यूथ, जिसका बाद में नाम जो है हिटलर यूथ कर दिया गया। वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, जहाँ पर वो युद्ध की प्रशंसा करना सीखते थे। ग्लोरीफाई एग्रेशन, जहाँ गुस्से को जो है मान सम्मान दिया जाता था। एंड वायलेंस, हिंसा को बढ़ावा दिया जाता था। कंडेम डेमोक्रेसी, जहां लोकतंत्र की आलोचना की जाती थी। एंड हेड ज्यूज, जहां पर यहूदियों और कम्युनिस्ट के प्रति नफरत की भावना बच्चों को सिखाई जाती थी। जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज एंड अनडिजायरेबल, उन सभी लोगों के प्रति नफरत की भावना सिखाई जाती थी जिन्हें अवांछनीय, अनडिजायरेबल माना जाता था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे ज्वाइन द लेबर सर्विस यूजुअली एट द एज ऑफ 18। और इसके बाद इन स्कूली में ये जो वैचारिक और फिजिकल ट्रेनिंग बच्चों को देने के बाद 18 साल की उम्र में उन्हें लेबर सर्विस में नियुक्त कर दिया जाता था। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस, उसके बाद उन्हें सेना में भर्ती किया जाता था। एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हें नाजियों के किसी न किसी संगठन में जोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से नाजी विचारधारा को प्रसिद्ध करने के लिए बच्चों को शुरू से ही नाजियों ने अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया। यहूदियों के प्रति नफरत की भावना बच्चों में शुरू से ही सिखाई जाती थी। फिर नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, नाजियों के अंतर मातृत्व की भावना किस तरह की थी, देशभक्ति क्या थी। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू नर्चर स्पिरिट ऑफ, ठीक है। तो
इसी के साथ नाजी विचारधारा और हिटलर के उत्थान से संबंधित ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें पूरी तरह से मैंने नाजी विचारधारा ने किस तरह से जर्मनी और जर्मनी के लोगों का, यहूदियों का नरसंहार किया, किस तरह से बच्चों को प्रभावित किया, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसके बाद अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।